वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज थर्ड का जो बाकी जो बचे हुए पार्ट है उसे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग इससे पहले वाले जो इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हम लोग 80 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, एक्सप्लेन मतलब कर चुके थे। और जो बाकी क्वेश्चन है आज मैं उसे सारा क्लियर कर दूँगा। आज मैं जो बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हुए 81 से उसे मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन जो होगा वो 81 नंबर वो क्वेश्चन होगा हमारा 81 नंबर क्वेश्चन होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। जब क्या होता है कि जल में जल जो होता है ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज को जब उसमें मिलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो एक साथ ही वो क्या करता है उसमें घुल जाता है। तो वो श्वसन क्रिया जो होता है, सांस जो होता है वो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम बोलता है, जो कि वायु श्वसन होता है, ठीक है। और श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि O2 का जो संपूर्ण मात्रा होता है, जो H2O प्लस CO2 जो मिलता है उसमें O2 का जो संपूर्ण होता है, उस दौरान वह कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस होता है वो उसका अनुपात, दोनों का अनुपात जो होता है एक दूसरे के भागफल के बराबर होता है। यानी कि उसे अगर कहा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी उत्पादन होता है वो और उसका डिवाइड में जो होता है वो ऑक्सीजन का जो उत्पाद होता है वो होता है हमारा। तो वो एक साथ श्वसन भागफल जो निकलता है वो हमारा एक होता है, ठीक है। वो दोनों मात्रा को मिलाकर जब निकलता है तो वो हमारा जो निकलता है उसका रेशियो जो निकलता है वो हमारा एक निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वायु श्वसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुमेलित करना है कि अस्त्र है, शस्त्र है, अस्त्र है, धनुष है, त्रिशूल है और आकाश है। अस्त्र, धनुष, त्रिशूल और आकाश। तो ये जो है ये क्या है, ये एक मिसाइल का दूरी है जो कि प्रक्षेपित कितना से कितना दूर तक किया जा सकता है, वो इसके बारे में बताया गया कि अगर अस्त्र है तो वो हवा से हवा में वो लड़ता है। तो उसका लड़ने का जो हवा से हवा में लड़ता है तो वो कितने किलोमीटर तक मिसाइल है। जो जैसे पटना मिसाइल बना था जिसका प्रोजेक्ट जो अब्दुल कलाम जी ने हैंडल किए थे, उस प्रोजेक्ट को पटना बना था। तो उससे पटना से जैसे पटना में वो शॉर्ट नेम है, ठीक है, जिसमें अस्त्र भी था, त्रिशूल था, ठीक है, और उसके बाद नाग भी था और आकाश भी था, ठीक। तो ये पांच जो है उनके सामने 5 मिसाइल बना था। उनके प्रक्षेपण के जो डिस्टेंस है उसके बारे में दिया गया है कि अस्त्र मिसाइल जो है वो कितना कर सकता है, धनुष, त्रिशूल और आकाश, इसके डिस्टेंस के साथ कितना किलोमीटर का रेंज है उसे ये मिलाना है। तो अस्त्र जो रेंज है इसका रेंज है वो, अस्त्र जो मिसाइल है उसका रेंज है जो है वो हवा से हवा में वो लड़ाई करता है। तो उसका प्रक्षेपित जो दूरी है वो 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। और धनुष जो प्रक्षेपित करता है तो वो जमीन से जमीन वो लड़ता है। तो उसका जो प्रक्षेपण है वो 150 किलोमीटर, वो कितना है 150 किलोमीटर। और त्रिशूल जो है वो सतह से, यानी कि ज़मीन के सतह से लेके हवा में मार करने वाला जो है ये प्रक्षेपण अस्त्र है। तो ये जो है इसका जो दूरी है वो है, त्रिशूल का जो है वो 9 किलोमीटर है। और आकाश जो है ये भी सतह से हवा में मार करता है। इसकी जो दूरी है, रेंज जो है वो है 25 किलोमीटर। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए का चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है, और बी का 2 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा
सही है। इसका जो है ये रेंज दिया हुआ है और ये हमारे मिसाइल के नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसरो द्वारा स्थापित किया गया लिक्विड, इसरो के द्वारा जो स्थापित किया गया है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में ये स्थित है। और उसके साथ ये कहा जा रहा है कि बेंगलोर है, तो बेंगलोर में जो है इसरो का जो है हेड क्वार्टर है, उप केंद्र है इसरो का जो है यहाँ पे बेंगलोर कर्नाटक में इसरो का उपग्रह केंद्र है। और अहमदाबाद में जो है वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि साप्टा क्या है? साप्टा का फुल फॉर्म क्या है? साप्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें साप्टा का मतलब हुआ कि इसमें 5 वर्ड जो है साप्टा, SAPTA साप्टा। ठीक है, तो साप्टा का पूर्ण नाम क्या है कि द साउथ एशियन, ठीक है, द साउथ एशियन प्रीरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रीरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साप्टा, SAFTA। तो क्या है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट इसका पूर्ण नाम हो जाएगा। इसका पूर्ण नाम ये हो जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद सार्क जो है वो सार्क एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी जो है वो भी जो है इसमें सार्क ऐसे ये नहीं है। साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी ये भी नहीं है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, हमने बताया कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड क्या है? एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप लोग लिख दीजिएगा, फिर से लिख देते हैं हम लिख देते हैं फिर से आपको, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैपिल लीफ का देश है। मैपिल जो है मैपिल लीफ का देश किस नाम से जाना जाता है? मैपिल लीफ का देश जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये कनाडा के नाम से जाना जाता है। कनाडा के नाम से जाना जाता है मैपिल लीफ का देश। ठीक है, और इंग्लैंड को कहा जाता है बगीचा कैंट कहा जाता है। और लिली का अगर कहा जाए तो लिली का देश कनाडा को ही कहा जाता है। और इंग्लैंड को डूबते सूरज का भी देश कहा जाता है। इंग्लैंड को जो है डूबते सूरज का भी देश कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया? तो ये बांग्लादेश है। ये जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखे थे। ठीक है, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा कहा जा रहा है। 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान,
डुरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 8 डिग्री चैनल जो है वो भारत और मालदीव, ये लिखा गया भारत और मालदीव, लेकिन ये भारत और मालदीव नहीं है बल्कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ये 8 डिग्री जो चैनल है वो है मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल। और जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, और इसके बीच का जो चैनल है वो 9 डिग्री है। तो ये कौन सा है? लक्षद्वीप का है, ये लक्षद्वीप का है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मिनिकॉय होगा, भारत नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह जो है वो परियोजना, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित किया गया? तो ये किया गया है ये जो किया गया है ये ईरान में किया गया। भारत द्वारा ईरान के अंतर में चाबहार बंदरगाह परियोजना की मतलब विकसित किया गया, बनाया गया है, जिसमें $50 करोड़ खर्च करके भारत ने इस बंदरगाह को ईरान में बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र भी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो इसका कहने का मतलब कौन सा कथन सही है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड को ही बोला जाता है। ठीक है, और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पाठ सुमेलित नहीं है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 22 मार्च को, ये गलत है, 22 मार्च को नहीं ये बल्कि 31 मार्च को मनाया जाता है। 31 मार्च को मनाया जाता है 31 मार्च को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। ठीक है, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जो हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन हो गया, जो कि गलत है। उसके बाद है पटना नामक उष्णकटिबंधीय घास का पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना नामक घास का मैदान जो है वो किस देश में पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। और तो ये हो गया हमारा श्रीलंका में ये पाया जाता है। और अर्जेंटीना में घास के मैदान को हम लोग पंपास बोलते हैं। अर्जेंटीना में जो होता है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास बोला जाता है, पंपास। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कहा जाए, ऑस्ट्रेलिया जो होता है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है, डाउन्स। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट्स बोला जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट्स बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या ऑप्शन है? ब्राज़ील में जो है वो कंपोज बोला जाता है। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज बोला जाता है। ठीक है, और कंपोज बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित है वो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका नंबर आंसर जो हो गया बी हो गया। 92 का आंसर जो है वो बी हो गया। 93 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद अगर कहा जाए तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और हिंदी के बाद अगर देखा जाए तो किसका नंबर है? तो ये हमारा बांग्ला का नंबर है। बांग्ला भाषा भी बहुत सारे जगहों पे बोला जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो मंदारिन है, यानी कि चीनी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मंदारिन के बाद सर्वाधिक जो भाषा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हमारी हिंदी। ठीक है, वो हमारी हिंदी है। लेकिन बिहार में जो ज़्यादातर बोली जाती है वो भाषा जो है, बिहार का जो दूसरा भाषा है वो है उर्दू। बिहार का दूसरा भाषा क्या है? बिहार का जो सेकंड लैंग्वेज है, बिहार का सेकंड लैंग्वेज जो है वो है उर्दू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर जो हो गया हमारा वो हो गया 93 का ऑप्शन हो गया बंगला। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? पूछ रहा है, धार्मिक समुदाय है उनमें से कौन सा धार्मिक समुदाय है जो कैवल्य का अभ्यास करता है? कैवल्य का अभ्यास करता है। तो कैवल्य का अभ्यास जो करता है वो जैन धर्म के लोग करते हैं। कैवल्य का अभ्यास जो करता है वो जैन धर्म के जो होते हैं वो करते हैं। कैवल्य का अर्थ होता है परम ज्ञान। कैवल्य का अर्थ होता है परम ज्ञान। ठीक है, परम ज्ञान इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन, इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया था? ऑल इंडिया जो रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो जो है वो अपना पहला संस्कृत समाचार पत्रिका अपना कार्यक्रम जो प्रकाशित शुरू किया था, प्रसार करना शुरू किया था, वो कौन सा था? तो वो था सप्ताह में एक दिन करता था, वो संस्कृत साप्ताहिक होता था। वो संस्कृत जो न्यूज होता था वो साप्ताहिक होता था। तो आंसर हो गया हमारा, इसका भी आंसर जो हो गया हमारा बी नंबर हो गया। 96 का आंसर है, निम्नलिखित में से किस राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जड़वा जनजाति रहती है? जड़वा जनजाति जो है वो किस राज्य या किस संघ शासित प्रदेश में जड़वा जनजाति रहती है? तो ये जड़वा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जड़वा जनजाति की जो ये संख्या है, ये जड़वा जनजाति जो है वो जड़वा जनजाति जो है वो ओरिनसेपियन होते हैं, ओरिनसेपियन जो होते हैं, और ये ज़्यादातर अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है जड़वा जनजाति। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है आर.सी. भार्गव। इस पुस्तक के लेखक है आर.सी. भार्गव इसका लेखक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन था? वो था शेरशाह सूरी था जो बिहार का था, और वो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो वो बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। और शेरशाह सूरी ने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो उन्होंने जीटी रोड का मरम्मत भी कराया था, यानी कि निर्माण और मरम्मत दोनों कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी मरम्मत करवाया था और साथ ही साथ वो निर्माण भी कराया था। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन है कि
बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है उसके अनुसार अगर कहा जाए तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। कह रहा है कि बिहार में जब पंचायती राज चुनाव होता है तो अगर चुनाव होने के बाद मुखिया पोस्ट जो सारे पोस्ट जो होते हैं वो सब अपने अपने पोस्ट पर जीत चुके होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को त्याग पत्र देना होगा तो वो है हस्तलिखित, यानी कि हस्तलिखित एक मतलब राइटिंग में एक पत्र मुखिया को दे सकता है कि वो हम त्याग पत्र दे रहे हैं। तो वो त्याग पत्र कितने दिन के अंदर में वैलिड होगा, कितने दिन के अंदर में वैलिड हो जाएगा, यानी कि वो इतने दिन के अंदर में, अगर उससे पहले अगर रिटर्न ले लेता है तो उसका पोस्ट बच जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर चाहेगा कि लेके हम करें तो वो त्याग पत्र जो होता है वो क्लियर हो चुका होता है और वो जो उसका लेटर जो होता है वो पारित हो जाता है, एक तरह से कहा जाए तो वो वेरीफाइड हो जाता है। तो वो 7 दिन होता है, 7 दिन का समय होता है जिसमें वो त्याग पत्र जो होता है वो प्रभावी बन जाता है। त्याग पत्र का जो पत्र होता है वो प्रभावी बन जाता है। अगर उससे पहले वो रिटर्न ले लेता है, रिटर्न मतलब वापस ले लेता है, तो वो उसका पोस्ट जो होता है वो बच जाता है। तो वो होता है 7 दिन में। पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में क्या है, 50% का आरक्षण महिला, मेल एंड फीमेल में जो है वो 50% का आरक्षण है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। और पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो बलवंत राय पंचायती राज जो है ये व्यवस्था जो आया हुआ है 1959 ईस्वी में आया, 1959 ईस्वी में आया। वो समिति था बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। और पंचायती राज व्यवस्था जो होता है ये त्रिस्तरीय होता है। ये सबसे पहले प्रभावी हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लगाया गया था। और उसी के साथ साथ अगर भाषाई के आधार पर पूछा जाए सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था, तो भाषाई के आधार पर 1956 ईस्वी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर, 7 दिन के अंदर त्याग पत्र जो होता है वो प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित देही पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया? तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे अपग्रेड कर दिया गया है। तो ये अब कौन से राज्य में है, तो ये असम में है, ये असम राज्य में है। तो हम लोग का